So hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET paper second for physical education and sports science. We are also including two other classes just like as the TGT, PGT set and TSSB examinations. Because in the previous when we have started this second paper, we have ended because the most of examination there has been closed due to this pandemic COVID-19 and I think the situation is right now is not too worse and for coming days very soon we all will get a good news that institution will remain open and the examination will take place on the same routine as we all are expecting for. ठीक है, तो पिछले जो यूनिट थी हमने पिछले यूनिट में हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस के बारे में, फिर हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें पढ़ा था, रिक्रिएशन पे हमने बात की थी। ऑलमोस्टली हमने पहली यूनिट जो थी वो लगभग खत्म कर दी थी। अब हम दूसरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। दूसरा यूनिट जो है वो सबसे बड़ी अहम इसलिए है क्योंकि ये यूनिट हर एग्जामिनेशन में आती है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो या फिर DSSB का एग्जाम हो। तो यू गाइस नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस यूनिट एंड वी विल हैव अ ग्रेट लुक ऑन दिस यूनिट एंड दिस टॉपिक एज वेल, जो स्केलेटल सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। और मतलब जो लोग काफ़ी डीपली अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो क्लास नहीं करें, उनके लिए क्लास नहीं है। इस क्लास के बारे में मैं कहूँ तो बस इतना कह सकता हूँ कि लगभग स्केलेटल सिस्टम का हम पोस्टमार्टम करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। कोशिश मैंने की है कि 1 या 2 पार्ट में ही जल्दी से ख़त्म हो जाए ये, लेकिन ये कम से कम 1 घंटे की तो क्लास हो जाएगी। चलो फिर शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन और जानने की कोशिश करेंगे कि स्केलेटल सिस्टम है क्या है बेसिकली। ठीक है, सो स्केलेटल सिस्टम इज अ बॉडी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ द बोन, टेंडन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, जॉइंट एंड टेंडन्स एंड द परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक्चुअली जो स्केलेटल सिस्टम है बेसिकली, अगर लोमैन लैंग्वेज में कहूँ मैं बिल्कुल एकदम शुरुआत से अगर कहना चाहूँ तो इस तरह कह सकते हैं कि जो बोन से रिलेटेड सिस्टम होता है, हड्डियों से रिलेटेड जो सिस्टम आपका रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, राइट? गुड। और स्केलेटल सिस्टम, अच्छा कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता है जिसमें इंडिविजुअली सिर्फ एक सिस्टम मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो उसको रन कर पाए, राइट? दे आर सेवरल सिस्टम्स। और अच्छा चलो, प्रीवियस क्लास में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि कितने सिस्टम्स होते हैं, टोटल सिस्टम कितने होते हैं। तो आपने वो कमेंट बॉक्स में बाद में मुझे बताना है कि टोटल सिस्टम जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने सिस्टम होते हैं? फॉर एग्जांपल स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ऐसे करके जो कितने टोटल सिस्टम होते हैं, यू नीड टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, राइट? गुड। अभी हम चलेंगे छोटी छोटी चीज़ों को जानते हुए कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। बोन्स की बात करेंगे हम उसमें टेंडन्स की बात करेंगे। वी आल्सो विल टॉक अबाउट द लिगामेंट एंड कार्टिलेज। ठीक है, तो इन सब के फंक्शंस की हम बात करते हुए चलेंगे, चाहे वो बोन्स की बात हो, टेंडन्स की बात हो, कार्टिलेज की बात हो, और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिगामेंट्स, जॉइंट एंड अदर टिश्यूज। मोस्टली इफ वी आर डीलिंग विद द स्केलेटल सिस्टम we automatically deal with the hard connective tissues। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं, the bone tissues और the osseous tissues। अच्छा, osseous tissues क्या है, इनके बारे में मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ठीक है, अभी आप थोड़ी थोड़ी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी को इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड ओवर हियर, डेफिनेटली दिस टर्मिनोलॉजी विल create the problems in the coming classes or in just between of this class too, right? So hard dense connective tissues that form most for the adult skeleton। अच्छा, इस adult skeleton की बात करी गई है और osseous tissues की बात की गई है। ठीक है, इसमें adult का ही नाम क्यों आया है, बच्चों के लिए क्यों नहीं आया? इस चीज की भी बारे में हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देखेंगे आगे के आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए ये गुड इवनिंग हम लोग बाद में करेंगे, ढेर सारे कमेंट्स को भी बाद में लेंगे। आज अच्छे से क्लास कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया तब से हमने क्लास की नहीं है,
तब से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कर रहे थे फर्स्ट पेपर की, अभी ये सेकंड पेपर की अब क्लास शुरू हुई है और ये कंटिन्यूसली चलेगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी। तो कार्टिलेज a semi rigid form of the connective tissues provided flexibility and most surface for the movement। एक बात आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए, जो कार्टिलेज होती है वो, अच्छा चलिए मैं सारे एक्सप्लेन ही कर देता हूँ सारी चीज़ें। बोन जो रहती हैं बेसिकली उनके 3 पार्ट रहते हैं। एक ओरिजिन पॉइंट रहता है, इंसर्शन पॉइंट इसका रहता है, ठीक है, और बीच की जो पार्ट रहता है हेड, मतलब जो ओरिजिन वाले पार्ट रहते हैं उन सबको हेड बोलते हैं, ठीक है, और जो बीच का पार्ट रहता है बोन का पतला, उसको हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब जहां तक टेंडन की बात करी जाए या लिगामेंट्स की बात करी जाए, जॉइंट या कार्टिलेज की बात करी जाए, तो इन सबको आप यहीं पे समझ लीजिए। लिगामेंट बेसिकली क्या करता है, लिगामेंट इज ए पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज विच जॉइंट बोन टू बोन, राइट। एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम जो करता है वो क्या करता है, लिगामेंट। तो इसको आप जान, आई होप दैट कि आप सारे लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं, और अगर जो टीजीटी और पीजीटी वाले लोग हैं तो वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का कोई भी क्वेश्चन पेपर मुश्किल से ऐसा जाता है जिसमें कि लिगामेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, राइट। सो लिगामेंट इज ए पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज विच बाइंड्स बोन टू बोन, ठीक है, बोन से बोन को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट, राइट। अनदर टर्म इज टेंडन। टेंडन लिगामेंट की तरह ही होता है, ठीक है, ये भी हार्ड मतलब सेमी हार्ड बोल सकते हो इसको, कनेक्टिव टिश्यूज है, और ये क्या करता है, ये आपका बोन को मसल से जोड़ता है, राइट। गुड, बहुत अच्छे। तो ये हो गया आपका। तीसरी आती है कार्टिलेज। कार्टिलेज का काम क्या होता है, ये आपके बोन के जो हेड्स होते हैं उन पे चढ़ी रहती है, सेमी पर में मेम्ब्रेन की तरह इसको समझ लीजिए, जिससे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा मतलब सपोर्ट करती है, राइट। और मूवमेंट में जब जब आसानी होगी तो जाहिर सी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और ये क्या करती है, ये मतलब जो सिरे होते हैं जो उन पे चढ़ी रहती है और वहाँ पे एक तरह से ये समझ लीजिए मोबिलिटी में सुगमता प्रदान करती है, राइट। Good. So next point is additionally the ligament composed of the dense connective tissues surround the joints, drawing skeletal elements together to the ligament is a dense connective tissue that connect bone to bone, right? इस बात को आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। लिगामेंट आपको मोस्टली वहीं पे मिलेंगे जहां जॉइंट होंगे, लेकिन इसमें एक होती है हायोड बोन। हायोड बोन क्या है, एक एक्सेप्शनल है इसमें कि बेटा हमेशा ये होता है कि जो लिगामेंट होता है वो क्या करता है, वो बोन से बोन को जोड़ता है, ठीक है। लेकिन हायोड बोन ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी बोन है जो कहाँ पे होती है, आपकी नेक में, ठीक है, गर्दन में आगे की तरफ होती है, लार्नेक्स के ऊपर जस्ट, ठीक है, लार्नेक्स और मैक्सिवल के नीचे, ठीक है, दोनों के बीच में होती है, आपके जबड़े के और वॉइस बॉक्स के। तो अब इसका होता क्या है, एक्चुअली ये लिगामेंट से जुड़ी होती है लेकिन किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी होती। लेकिन लिगामेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ता है, लेकिन हायोड बोन एक ऐसी बोन है जो किससे जुड़ी होती है, लिगामेंट से जुड़ी होती है, लेकिन वो किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी होती, राइट। चलिए ये बात आपने समझ ली, आगे चलते हैं। टेंडन्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है, बोन से मसल्स को जोड़ते हैं। आगे थोड़े से कुछ फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए एक तरह से अभी वार्म अप चल रहा है, मेन क्लास अभी शुरू नहीं हुई। ठीक है, गुड। सो कंप्राइज 20% ऑफ द एंटायर ह्यूमन बॉडी वेट। जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम कहूँ मैं या आप बोन से समझ लीजिए, वो आपके एंटायर बॉडी वेट या ह्यूमन बॉडी का जितना भी वेट है उसका 20% एक्वायर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 100 kg है तो आपके अंदर जो बोन्स का वेट होगा वो कितना होगा, 20 kg, राइट। अराउंड 270 बोन्स एट द बर्थ एंड लेटर 206 एज एडल्ट ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड। चलिए इसको और समझ लीजिए, जब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसमें जो जो बोन्स होती हैं, नंबर ऑफ बोन्स, वो नियर अबाउट 270 की होती हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, ये फिर 206 क्यों रह जाती हैं, एक्चुअली होता क्या है कि कई एक छोटी छोटी बोन फ्यूज होकर बड़ी बोन बनती है।
जैसे आप कॉक्सियल बोन को ले लीजिए, जो जिसमें 4 छोटी छोटी बोन होती है, वो फ्यूज होकर कभी कभी एक ही हो जाती है। उसी की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम में आते हैं बच्चे, जब वो वर्टिब्रा की क्या कर रहे होते हैं, बोन्स की नंबर्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि वर्टिब्रा में जब भी आपको नंबर ऑफ बोन्स बताए जाएंगे, तो एवरी बुक एंड एवरी kind of various kind of the writer, they will tell you that there are 33 bones in the vertebra, right? But if you will try to collect the bones, try to totalize the bone, तो आपको क्या होगा, कॉक्सी को अगर आप एक बोन में कंसीडर करेंगे तो आपकी 33 होंगी नहीं, क्या होंगी, कॉक्सी आपकी 4 होते हैं। ठीक है, चलिए वो भी बात हम बाद में करेंगे। तो 21 साल तक होते होते जितने भी स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली डेवलपमेंट या चेंज होने होते हैं, वो मोस्टली हो चुके होते हैं। इसलिए ये रेफरेंस दिया जाता है कि 206 बोन जो है वो एडल्ट 21 ईयर ओल्ड में हो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। द बोन्स आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज एंड ओसियस टिश्यूज। ये बात आप ध्यान रखें, अगर एग्जाम में आपको हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि बोन्स जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज है। बट if the examiner is asking by changing the name osseous tissues, that is the same name of hard connective tissues, right? That directly indicating to bones. Now we will move on to the another point. It provides to support the movement, protection and support. तो ये जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम बेसिकली करता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका 3 जो बड़े काम रहते हैं, 3 बहुत बड़े काम क्या रहते हैं। एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, किस तरह की सपोर्ट, सपोर्ट में ये रहता है कि एक तरह से ये हड्डियों का ढांचा तैयार करता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से आप समझिए कि जैसे किसी की बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, तो आपने देखा है कि बिल्डिंग का चाहे बेसमेंट बना रहे हो, चाहे हम पिलर्स लगा रहे हो, या फिर इवन दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द रूफ, टॉप रूफ, राइट। तो उन सब में पहले क्या करते हैं हम लोग, आयरन रॉड्स का एक जाल बनाते हैं, राइट। सो द वर्क ऑफ skeletal system in human body is just like as the rod net system in the building material works in making the buildings। ठीक है, बिल्डिंग्स को बनाने में जो सरिया वगैरह लगा के शुरुआत में जो जाल तैयार किया जाता है, उसी की तरह क्या करता है, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, अनाथ सबसे बड़ी बात ये भी रहती है, कई एक इतने वाइटल ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में कि उनको थोड़ा सा अगर टच भी कर दिया जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी की वर्टिब्रा है, अगर वर्टिब्रा में हल्का फुल्का भी डिस्टरबेंस हो गया तो जो इंसान है उसका कोई ना कोई पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, तभी आपने देखा है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह चोट लगी हुई है जहां से वर्टिब्रा में अगर ब्रेक डाउन हुआ है, तो या तो वो पैरालाइज होगा, अगर नेक की साइड से अगर थोड़ी सी भी चोट वर्टिब्रा में लगी है तो उसके हील होने के चांसेस या बचने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें 2 ही पार्ट कनेक्ट होते हैं, एक ब्रेन, और ब्रेन से कनेक्ट होती है क्या, आपकी वर्टिब्रा, और फिर बाकी सारी चीजें जो है वो किसमें आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, जो आपकी बोन्स रहती हैं स्केलेटल सिस्टम की, वो वेरियस जॉइंट्स को जन्म देती हैं, और वो जॉइंट्स जो है वो मूवमेंट को दिखाते हैं कि मतलब किस जगह पे किस तरह का मूवमेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हर टाइप का मूवमेंट आपको हर टाइप के जॉइंट पे मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एंड दैट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन पे हम पहले ही बात कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे रिबकेज हो गया, रिबकेज क्या करता है, आपके लंग्स को सुरक्षित रखता है, इवन दैट ही इज आल्सो प्रोटेक्टिंग टू योर हार्ट। तो आपका दिल और आपका लंग जो होते हैं उन दोनों को प्रोटेक्ट करके रखता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका रिबकेज नहीं होता और तो बॉक्सिंग के टाइम पे अगर एक भी आपका पंच पड़ जाता तो वो डायरेक्ट फ्लैट होने की बजाय मे बी यू कैन रिसीव द डेथ, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन फॉर द अनदर slide and we will try to analyze some more facts and other things related to skeletal system, right। तो स्केलेटल सिस्टम में और भी क्या चीजें हैं स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम ये नहीं है कि सिर्फ आपके कैल्शियम को सिर्फ उसने स्टोर कर लिया, उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे वो क्या करता है, वो मिनरल्स का स्टोर करके रखता है। दूसरा फैट का स्टोरेज भी आपका हड्डियों की वजह से होता है,
वो कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इवन दैट आपका ब्लड नहीं बन सकता अगर आपके शरीर में हड्डियां नहीं होंगी, क्योंकि अभी भी आप देखो, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डीप, ओके, टू एनालाइज द राइट थिंग, most of the student they don't know whether the formation of blood where takes place in a body, कि आपके बॉडी में जो खून बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो एक्चुअली कहाँ बनता है, वो हड्डियों में ही बनता है मेरे प्यारे बच्चों। दो चीजें होती हैं, उनमें से अगली स्लाइड में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, उनको देखते हैं, फिर उसके बाद में चलते चलते सारी चीजें करते चलेंगे। On a metabolic level, the bone tissues form a several critical functions. और वो critical functions क्या है, चलिए देखते हैं उनको। For one, the bone tissues act like a reservoir of many minerals important functioning of body, especially calcium and phosphorus. स्पेशली कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या रहता है, वो एक तरह से जो आपकी बोन्स है वो स्टोर हाउस जैसा काम करते हैं। अब एक्चुअली होगा क्या, देखिए, अगर कैल्शियम कम हो गया तो कैल्शियम की वजह से जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो मसल्स का मूवमेंट है, जो नर्व सिस्टम के थ्रू जो मैसेजेस हमारे ब्रेन को दिए जाते हैं, और उसके बाद जो जो नर्व नर्व जो मूवमेंट होता है, नर्व का नर्वस मूवमेंट, उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैल्शियम, अगर कैल्शियम आपका नहीं रहेगा तो वो मैसेज जो आपकी बॉडी ने रिसीव करा है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ को किसी ने टच करा और वो तुरंत आपके माइंड को पता चलता है कि हाँ आपके हाथ को किसी ने टच करा है, ठीक है। तो टच करने के बाद न्यूरॉन्स के थ्रू जो मूवमेंट होती है आपके उस मैसेज की ब्रेन तक, उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब हम फिजियोलॉजी करेंगे तो पूरा इसका एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे, राइट। चलिए, अभी फिलहाल के लिए आप समझिए कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का बहुत ज्यादा यूज होगा, और वो किस तरह से होगा उसकी बात हम आगे करेंगे। These minerals incorporate into the bone tissues and can release back into the blood streams, maintain the level, need support to the physiological processes, ठीक है। देखो इसमें साफ लिखा है इसमें कि जो जो आपका कैल्शियम होता है या फॉस्फोरस होता है, तो जब हमारे बॉडी में कैल्शियम या फास्फोरस की कमी होती है तो हमारी बोन्स क्या करती हैं, हमारी हड्डियां अपने आप में से कैल्शियम लेके उस बॉडी पार्ट को दे देती हैं। तभी क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आप खाना वाना नहीं खाते हैं तो लोग स्टारवेशन का जब शिकार होते हैं तो कहते हैं ना कि आपकी हड्डियां पतली हो गई हैं या आपकी हड्डियां पोली हो गई हैं। तो ये बात भी उन लोगों की ठीक है कहीं तक, ठीक है ना। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें यही होता है कि जब आप कैल्शियम फुल डाइट नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी को जिस कैल्शियम की जरूरत होती है वो बोन क्या करती है, उसको ब्लड स्ट्रीम में प्रोवाइड कर देती हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में बोन होती है वहां पर कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है। और आपकी बोन जो होती है वो ज्यादा पोरस हो जाती है, राइट, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, कैल्शियम आयन फॉर द एग्जांपल एसेंशियल फॉर द मसल कंट्रक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कैल्शियम आयन जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसके लिए, मसल कंट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तब आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि किस तरह से कैल्शियम अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए, बोन्स आर आल्सो सर्व साइट्स ऑफ द फैट स्टोरेज। बोन का काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपके लिए सिर्फ मतलब सिर्फ कैल्शियम का स्टोरेज कर लिया, इसके अलावा फैट का स्टोरेज भी हड्डियों में होता है, ठीक है। और ब्लड सेल प्रोडक्शन और खून भी आपका हड्डियों में ही बनता है, ठीक है। The unit connective tissues that fill interior most of the bone is referred to as to the bone marrow. इस वर्ड को आपने सुना होगा, जो आपने वर्ड काफी यूज करते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो, ये होता कहाँ पे है, ये एक्चुअली हड्डियों के बीच में ही होता है, ठीक है। और बोन मैरो सिर्फ ये नहीं होता कि एक ही टाइप का होता है, बोन मैरो भी अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है येलो बोन मैरो और दूसरा क्या होता है, रेड बोन मैरो। अब इनका क्या क्या काम है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है इसको पूरी तरह से हम समझेंगे, ठीक है। आई होप दैट कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो येलो बोन मैरो क्या करता है, येलो बोन मैरो कंटेन एडिपोज टिश्यूज। तो एडिपोज टिश्यूज तो आप समझते होंगे, एडिपोज टिश्यूज क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो येलो बोन मैरो होता है उस, अच्छा इसको पहले एक्सप्लेन बाद में करें, पहले ये थोड़ा सा एक फिगर है उसको आप समझ लीजिए।
देखिए ये रेड कलर जो है वो रेड कलर किसको दिखा रहा है, रेड बोन मैरो को, ठीक है। और येलो कलर जो है वो किसको दिखा रहा है, आपका येलो बोन मैरो को, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे। तो आप ह्यूमन बॉडी में देखिए, यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है, ये जो छोटा बच्चा है उसके पूरे स्केलेटल सिस्टम में आपको येलो बोन मैरो नहीं दिखेगा, मतलब फैट का स्टोरेज नहीं दिखेगा, ठीक है। और जो जो आपका एडल्ट है, ठीक है, एडल्ट के उसमें देखेंगे आप, तो उसमें क्या दिखेगा आपका जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, चाहे वो रिब केस, पेल्विक और स्कल तक के लेंगे, स्कैपुला वाली एरिया भी टोटल उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो रेड से दिख रहा है आपको वो क्या है, आपका रेड बोन मैरो। अब चलिए अब समझते हैं, ठीक है, अब आप और अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर होते हैं, एडिपोसाइट्स फॉर दिस टिश्यूज कैन बी रिलीज फॉर द सेवरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। अब देखते हैं रेड बोन मैरो की तरफ आप आएंगे, तो दिस इज द प्लेस वेयर द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हेमाटोपोइसिस। इसमें दो तरह से इसको तोड़ते हैं, हेमाटो मीन्स क्या होता है ब्लड, और पोइसिस मीन्स टू फॉर्म। तो रेड बोन मैरो क्या करता है, वो आपका ब्लड का प्रोडक्शन करता है, ब्लड का प्रोडक्शन, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, जितनी भी चीजें हो गई वो सारी की सारी कहाँ पे फॉर्म होंगी, वो फॉर्म होंगी आपकी रेड बोन मैरो, ठीक है। एज वी सी द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड येलो चेंजेस सीन इन द फिगर। अच्छा ये जो फिगर है इसको और अच्छी तरह से हम जो है क्या करेंगे, हाँ और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, तो अभी जो बात कर रहे थे, हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अपने जो हेड है इनके, जो अलग अलग साइड्स हैं, हमने बात की थी पूरे इंटायर एरिया की, कि एरिया में अगर हम देखें तो किस तरह से जो फॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ पे किसकी होती है। अभी ये रेड एरिया देखिए आप, ये जो रेड एरिया है ये सब किसकी है, रेड बन मरोगी। और ये छोटे बच्चे में सारी की सारी ये किसकी है, 1 ईयर से कम, कितना, 1 साल से छोटा बच्चा जो होता है उसमें सारा का सारा जो होता है वो रेड बोन मैरो होता है, ठीक है। अब उसके बाद में इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये क्या है, ये आपकी लेफ्ट फीमर बोन है, ठीक। अब लेफ्ट फीमर बोन को थोड़ा सा ओपन करके दिखा रहे हैं, तो इसमें जो मेरे प्यारे बच्चों ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, सॉरी, हाँ ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है यहाँ पे टॉप पे, जहाँ पे हेड की जगह है, ठीक है, वहां पे आप देखिए गौर से, हल्का सा रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, रेड, रेड बोन मैरो का, ठीक है। और यहीं पे आपका रेड बोन मैरो ही फॉर्मेशन करता है किसका, आपका ब्लड का, ठीक है। और बाकी अगर आप येलो बोन मैरो की बात करेंगे तो येलो बोन मैरो किस एरिया में होता है, शाफ्ट में आपकी में, ठीक। चलिए चलिए बहुत अच्छे चलिए समझ में तो आ रहा है आपको ना, चलिए बढ़िया। इसके बाद मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से करिए, जब आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो फिर शायद कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ भी चीज छूटनी नहीं है आपकी। चलिए अगला देखते हैं, अब हम मेन काम पे आ जाते हैं। अभी तो हम चीजों को मतलब हमें पेरी फेरी पे मतलब जानने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। मेन पार्ट जो है अब देखते हैं, द स्केलेटल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द बोन, कार्टिलेज, कनेक्टेड लिगामेंट टू द फ्रेमवर्क ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी टिश्यूज। चाहे वो मसल्स की बात करी जाए, जितने भी बॉडी टिश्यूज हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो फ्रेमवर्क रिसीव करते हैं किससे, आपके स्केलेटल सिस्टम से, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम बेसिकली होता क्या है, दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं स्केलेटल सिस्टम को। पहला क्या है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में देखिए क्या क्या आएगा आपका, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को आप देखिए, इसमें क्या क्या आएगा आपका, बॉडी में इंक्लूड करेंगे किसको, स्कल को, ठीक है, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम को, तीसरा रिब केज को, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात पूरी। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें से पहला पार्ट क्या है हमारा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आएंगी, कौन कौन सी बोन जो है वो
एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आएगी। ठीक है, इसमें आएगी आपकी स्कल और आपकी वर्टिब्रल, जो वर्टिब्रल कॉलम है आपका वो इसमें आएगा, और तीसरा रिब केज इसमें आएगा। ठीक है, चलिए अगला जो स्केलेटल सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो जो आपका छूट गया इधर से, उसमें से बहुत सारी चीजें आएंगी, मतलब सारी चीजें नहीं आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, उसमें क्या आएगा, अपर लिम्स, ठीक है, लोअर लिम्स, पेल्विक ग्राइडल और शोल्डर ग्राइडल। क्या क्या आएंगे इसमें, फिर दोबारा से देख लीजिए, अपर लिम और लोअर लिम मतलब आपके हाथ और पैर इसमें आ गए। ठीक है, दूसरा इसमें क्या रहेगा, पेल्विक ग्राइडल और शोल्डर ग्राइडल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अभी समझते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को। आप देखेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ स्केलेटल दैट कंसिस्ट ऑफ द बोन ऑफ हेड एंड ट्रंक ऑफ द वर्टिब्रे। This column is the skeletal, is consist of the 80 bones and composes of the 6 parts. The skull 22. It's also ossicles of the middle ears, the hyoid bone, rib cage, sternum and vertebral column. ठीक है, चलिए समझिए फिर इसको। स्कल में कितनी बोन होती है मेरे प्यारे बच्चों, स्कल में बोन होती है 22। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। ठीक है, पहले तो आप इतना समझ लें कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसको किसमें डिवाइड किया, दो पार्ट में, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा कौन सा स्केलेटल सिस्टम है, पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। चलिए बहुत अच्छे। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करेंगे कई सारे पार्ट्स में। जैसे स्कल हो गई, पहले आपकी स्कल में कितने 22 बोन्स होती हैं, कितनी होती हैं 22। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फेशियल बोन में और दूसरा क्रेनियल बोन में। ठीक है, अब फेशियल बोन में आप देखिए, फेशियल बोन में कितनी बोन होती हैं, 14 बोन होती हैं। ठीक है, इसमें दो नसल बोन होती हैं, लैक्रिमल होती हैं दो, इंफीरियर कॉन्चा जो आपकी नाक की जो हड्डियां होती है उसको इंफीरियर कॉन्चा बोलते हैं, मैक्सिला, मैक्सिला क्या बोलते हैं आपको, जो आपका ऊपर वाला जबड़ा होता है उसको बोलते हैं मैक्सिला, और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, मैक्सिला, और दूसरा क्या होता है, मैंडिबल। अच्छा, दूसरी इसमें और ज्यादा अच्छी चीज क्या है उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी जो समझने वाली चीज है यहाँ पे वो ये है कि जो आपका मैक्सिला है, ठीक है, मैक्सिला को क्या बोलते हैं, जो मैक्सिला जो होता है वो दो होते हैं, मतलब आपका ये है कि जो आपका ऊपर वाला जबड़ा होता है, अपर जो कंसिस्ट ऑफ द 2 बोन्स, ऊपर वाले जबड़े में कितनी होती है, 2 बोन होती हैं। लेकिन इफ यू विल टॉक अबाउट द लोअर जॉ, इट कंसिस्ट ओनली सिंगल बोन। ठीक है, तो नीचे वाले जबड़े में क्या होती है, एक ही बोन होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नीचे वाले जबड़े में कितनी होती है, एक बोन, जिसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ठीक है, तो मैक्सिला आपका ऊपर वाला जबड़ा होता है, इसको कुछ इस तरह से आप याद रख ले, मैक्स मतलब मैक्सिमम, इस तरह से। तो मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला, मैंडिबल मिनिमम मतलब नीचे वाला। ठीक है, मिनिमम मैंडिबल एक होता है, मैक्सिला आपके दो होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पैलेटाइन, दो होती हैं, जाइगोमेटिक दो बोन्स होती हैं, और बोमर आपकी क्या होती है, एक बोन होती है, जो नाक की बीच वाली हड्डी होती है आपकी। ठीक है, चीक जगमेटिक बोन्स को हम चीक बोन भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखें। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ बेटा, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे फिर देखते हैं पूरी तरह से कि आगे अभी जो काफी सारे जो टॉपिक रह गए हैं वो भी हमें पढ़ने हैं, और आज ही वो जो है कवर करने हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी वाले एक ही क्लास में हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, अभी बहुत सारा बचा हुआ है। ठीक है, चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। तो एक बार फिर दोबारा से मेरे साथ इसको दोहरा देंगे आप लोग। ठीक है, तो पहला कौन सा है, नसल बोन दो, लैक्रिमल दो, इंफीरियर कॉन्चा कितनी है, दो बोन होती है, मैक्सिला दो ही बोन होती है, मैंडिबल एक होती है, बोमर नाक वाली हड्डी एक, जैगमेटिक को और क्या बोलते हैं, चीक बोन भी बोलते हैं, दो होती हैं ये, और पैलेटाइन क्या होती है, पैलेटाइन भी आपकी दो बोन्स होती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज जो है वो आप याद रख लेंगे, किसमें,
ये स्कल बोन हम पढ़ रहे हैं, और स्कल बोन में अब तक हमने कौन सी बोन पढ़ी है? 14 फेशियल बोन पढ़ी है। अभी हम पढ़ेंगे 8 जो रिमेनिंग कितनी कौन सी वाली है, उनको हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, और वो किस में होंगी? ऊपर वाले हेड, जो हमारी खोपड़ी है उसके ऊपर वाले हिस्से की जो बोन होंगी उन सबको। चलिए, तो जैसे कि हमने फेशियल बोन जितनी भी है वो खत्म कर ली है, अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे अभी अपनी क्रेनियल बोन्स की। क्रेनियल बोन कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? वो नंबर में होती हैं 8। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं ये आप पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, ये आंखों के जो आपके गड्ढे होते हैं उसको बोलते हैं एथमोइड बोन। ठीक है, वो एक होती है। उसके जस्ट पीछे एकदम, ठीक है, स्फेनोइड। फिर फ्रंटल बोन इसको बोलते हैं, एक होती है। पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1। ठीक है, आप बस इतना याद रखेंगे, जो टी आप याद रखिए, पेराइटल और टेम्पोरल जो है दो बोन ऐसी हैं जो डबल डबल है। बाकी इफ यू टॉक अबाउट ऑसिपिटल सिंगल, एथमोइड सिंगल, स्पेनोइड सिंगल, और फ्रंटल, ये सारी की सारी जो क्या हो जाएंगी, वो सिंगल बोन हो जाएंगी। ठीक है, ओके ओके बेटे। तो ये दोनों मिला के क्या होती हैं? स्कल बोन में क्या होती हैं? दो टाइप की बोन होती हैं, अगर आपसे पूछता है कभी भी एग्जाम में। एक आपकी फेशियल होती है, दूसरी आपकी क्या होती है? दूसरी आपकी क्रेनियल बोन होती है। क्रेनियल बोन कितनी होती है? 8, फेशियल बोन 14, दोनों मिला के आपकी स्कल के निर्माण करती हैं, और स्कल में टोटल बोन कितनी हो जाती है? 22। अच्छा, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है कि आपके ईयर की जो बोन है, ईयर की बोन टोटल कितनी होती है? 6 बोन होती हैं, 3 3 होती हैं दोनों कानों में। तो हो सकता है कभी कभी 28 भी दे दे वो। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, हालांकि होता ये है कि आपके ईयर की जो बोन्स होती हैं उसको किसी भी सिस्टम में कंसीडर नहीं करते हैं, ईयर की बोन को। और एक और बोन होती है हायोड बोन। ठीक है, इन दोनों बोन को जो है, इनकी अपनी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी वजह से किसी भी सिस्टम में इसको शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी इनको कंसीडर किया जाता है एंटायर बॉडी में। राइट, गुड। चलिए, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये किसकी है। ये आपकी ईयर की बोन है, किसकी? कान की। ठीक है, चलिए, इसमें देखिए, इसमें कौन से होते हैं? मेलस, एनक, और स्टेपस। स्टेपस क्या है? सबसे छोटी वाली बोन को माना जाता है। इसका दूसरा नाम भी क्या होता है? स्ट्रिप्स। ठीक है, दूसरा नाम क्या है उसका? स्ट्रिप्स। ठीक है, एनवल इनके को बोलते हैं, और मेलस को क्या बोला जाता है? हैमर। तो ये इनके दूसरे नाम है। इस वजह से मैंने क्या किया है, इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों लगा दिया है, ताकि आप दोनों में कभी कंफ्यूजन आपको नहीं हो। ठीक है, तो एनविल का दूसरा नाम क्या होता है? एनकस। मेलस का दूसरा नाम हैमर, और स्ट्रिप का दूसरा नाम स्टिपस होता है। ठीक है, और ये क्या होती है? ये 3 3 दोनों आपके ईयर्स में होती हैं। तो ये टोटल मिला के कितनी बोन हो जाती हैं? ये 6 बोन हो जाती हैं टोटल मिला के। ठीक है, चलिए, फिर आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी? हायोड बोन की। ठीक है, तो हायोड बोन आप देखिए, जो मैंडिबल है, मैंने अच्छा आपको पहले भी बताया था, मैंडिबल क्या बोलते हैं? लोअर जॉ की जो बोन होती है उसको मैंडिबल बोलते हैं, और ये एक ही होती है। तो लायरनेक्स और मैंडिबल के बोन को, मैंडिबल के बीच में क्या होती है? आपकी हायोड बोन होती है। अच्छा, सी टाइप बोन भी इसको बोलते हैं, तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको इंडिकेट करके दिखा दे रहा हूँ कि इसका देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सी जैसा बनता है। ठीक है, इसको इसलिए इसको सी भी बोलते हैं। इसके कौन 3 पार्ट होते हैं इसके? ग्रेटर हॉर्न, लेसर हॉर्न, और बॉडी। ठीक है, और ज्यादा इसका अच्छे से आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किसकी तरह होता है? छड़ी की तरह होता है। हाइपो एपिग्लोटिक ये आता है, थराइड एम्ब्रेन। ठीक है, दूसरी जो क्या, इसके जस्ट नीचे क्या होती है? थराइड मेम्ब्रेन होती है, थराइड कार्टिलेज जो मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आप इतनी चीजों को इसके बारे में जान लीजिए। अच्छा, हायोड बोन की दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो मैंने बताई थी आपको प्यारे बच्चों, कि हायोड बोन एकमात्र ऐसी बोन है पूरी बॉडी में जो क्या होती है? जो लिगामेंट से जुड़ी होती है, और वो किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी हुई होती। ठीक है, चलिए, बढ़िया।
चलिए चलिए, अब बात आती है वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम में अभी देख लेते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। इसको बेसिकली किसमें, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रम और कॉक्सी, इन 5 रीजन्स में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब 5 रीजन्स में उसमें देख लीजिए, ऊपर वाले C1 से लेके C7 तक 7 बोन होती हैं। कितनी बोन होती है इसमें, 7। ठीक है, और 7 में पहली जो C1 और C2 होती है उसको एटलस और एक्सिस बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ये आपकी इस तरह से बनी हुई होती हैं जिसपे हमारी जो गर्दन है, नेक है, वो रोटेट करती है, राइट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा में T1 से लेके T12 तक 12 बोन होती हैं। लुम्बर में आपकी L1 से लेके L5 5 बोन होती हैं। सैक्रम में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बेटा, लेकिन ये S1 से लेके S5 5 बोन होती हैं इसमें भी। और कॉक्सी में कितनी होती है, 4 बोन होती हैं। वो फ्यूज होके हो क्या जाती है, बाद में एक ही हो जाती हैं। तो टोटल काउंटिंग के लिए हम कितना, 33 बोन्स होती इसमें होती हैं। तो अगर काउंटिंग के लिए, अगर आपको काउंटिंग करना है तो इसलिए आप याद रखना कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा में होती हैं, 12 थोरेसिक, 5 लुम्बर, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सी। ठीक है, तब जाके आपकी 33 हो पाएंगी। नहीं तो अगर आपने कॉक्सी को अगर एक कंसिडर करोगे तो आपकी फिर काउंटिंग पूरी नहीं होगी। ठीक है चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ बेटा, ये तो आपके ऊपर बात है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक नोट करके रखिए एक बात, आप क्या नोट करना है, बोन ऑफ द ईयर इज लॉन्ग विद, जस्ट आई नीड टू टेक अ कॉल। चलिए, तो चलते चलते अभी क्या है, एक नोट पॉइंट और देख लीजिए। ये क्या है, द बोन्स ऑफ ईयर अलोंग विद हायर बोन never consider in any kind of the skeletal system because of their special characteristics। तो होता क्या है बच्चों, एक बार ऐसा हुआ था कि एक बच्चा मेरे पास आया, कह रहा है कि सर देखिए, ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, उसका जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें तो 80 बोन्स होती हैं सर, ये तो 80 से ज़्यादा हो रही हैं। तो फिर मैंने उसको बताया, ये क्वेश्चन अगर मेरे सामने नहीं आता तो शायद फिर मैं आपको भी हो सकता है नहीं बताता, क्योंकि ऐसा हुआ पहले, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ईयर की जो 6 बोन और एक हायोड बोन, उनको मतलब इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आप समझ लो। सो डू नॉट कंफ्यूज विद व्हाइल काउंटिंग द एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो वो जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसमें कितनी होती है, 126 बोन्स होती हैं, और यहाँ कितनी होती है, 80 बोन्स होती हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरे वाले सिस्टम, हाँ हाँ ज्यादा इंतजार नहीं कर रहे हैं, फटाफट करते हैं जल्दी से। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इसमें क्या अपर लिम्स आते हैं और इसमें लोअर लिम्स आते हैं, और क्या इसमें शोल्डर ग्रेडल और पेल्विक ग्रेडल, 2 3 4 चीजों को इसमें कंसीडर किया जाता है। चलिए, अब ज्यादा टाइम खर्च नहीं कर रहे हैं, फटाफट जल्दी से चलते हैं। अच्छा, एक ओवरव्यू आप देख लीजिए जिससे आपको क्या हो जाए, आपको अंदाजा हो जाए। ठीक है, मैंने इसीलिए ढेर सारे पिक्चर्स लगा रखे हैं, क्योंकि पिक्चर्स से क्या होती हैं, चीजें बहुत ज्यादा जल्दी से क्लियर हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, जितना भी ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ग्रीन का है इसको ब्लू, लाइट ब्लू, ये लाइट या ग्रीनिश ब्लू, ये ग्रीनिश ब्लू वाला कलर जितना भी है, ये समझ लीजिए ये क्या है आपका, यही आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। इसमें शोल्डर ग्रेडल आ जाएगा, अपर लिम, पेल्विक ग्रेडल आ गया, और आपका लोअर लिम आ गया। ठीक है, चलिए अब इनको देखते हैं बहुत जल्दी से, फटाफट से खत्म करते हुए चलते हैं। तो इसमें अच्छा, इसके बाद एक रिवाइंडिंग टाइप की चीज और देख लीजिए, ताकि पिछली चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एकदम से फट से क्लियर रहें। तो 22 बोन किसमें थी, स्कल में थी आपकी। ठीक है, ऐसे ही वर्टिब्रा में कितनी होती है, 33, शोल्डर ग्रेडल और अपर लिम्ब में कितनी होती है, 64, और आपकी पेल्विक ग्रेडल और लोअर लिम्ब में टोटल मिला के होती हैं 62, और रिब केज में कितनी होती है आपकी, 25। और आप कहेंगे रिब केज में फिर 25 कैसे होती है, तो 12 दूनी 24, ठीक है, 12, हाँ 12 2 24। ठीक है, ये तो 24 बोन हो गई। दूसरी बीच में एक और बोन होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ठीक है, तो टोटल मिला के कितनी हो जाती है, टोटल मिला के आपकी हो जाती है 25 बोन। ठीक है, बढ़िया।
नेक्स्ट चलते हैं अब। अगली क्या होंगे, अपर लिम्ब की बोन्स देखिए आप। अपर लिम्ब में क्या होती है, क्लेविकल, क्लेविकल बोन हो गई आपकी, ठीक है। और क्लेविकल के बाद क्या आएगी आपकी, चलिए क्लेविकल हो गई, क्लेविकल के बाद स्कैपुला, फिर हीमर हो गई, हेमर के बाद आपकी रेडियस, अल्ना आपकी अंदर की साइड, बाहर की साइड आपकी रेडियस हो गई, कार्पल्स हो गई, मेटाकार्पल्स आपकी हो गई इसमें, और फेलेंजेस, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोअर अपेंडिकुलर सिस्टम को देखेंगे तो लोअर अपेंडिकुलर सिस्टम में क्या होगा, लोअर अपेंडिकुलर सिस्टम में इसमें थोड़े से बस चेंजेस होगा, बोन्स लगभग उतनी ही रहेंगी। तो ये इलियक, ये तो पेल्विक की है, ठीक है, हेड प्यूबिक ये सब उसका ही है, तो इसको इसमें कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, फीमर आपकी हो जाएगी, पटेला, टीबिया और फेबुला हो जाएंगे इसमें, और वही वहां जो कार्पल कर रहे थे उसे टा से कर दो यहाँ पे, ये टार्सल, मेटाटार्सल और फेलांजेस, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए, क्लेविकल, स्कैपुला, हैमर, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलांजेस, ठीक है, ये आपकी हो गई। और फिर उसके बाद अगर लोअर अपेंडिकुलर सिस्टम की बात अगर करेंगे हम, तो लोअर अपेंडिकुलर सिस्टम में क्या हो जाएगी, फीमर आपकी हो जाएगी, देन पटेला जो आपकी नी पे होता है गोल गोल, ठीक है। फिर उसके बाद टीबिया और फेबुला ये हो गए, फिर उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और उसके बाद फेलांसिस। फेलांसिस क्या होती है, आपकी उंगलियों वाली जो बोन होती है, ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं, अब आप देखिए थोड़ा सा, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको रखा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप इसको अलग अलग भी देख पाओ, कौन सी बोन कहाँ पे होती है। एक तो ये क्लेविकल बोन जो होती है आपकी, जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉलर बोन। और दूसरा स्कैपुला, ये पीछे की साइड में जब आप जाएंगे, बैक साइड में अपने में, तो वो फ्लैट बोन टाइप की जो बनी हुई होती है वो स्कैपुला, ठीक है। और हैमर पे ये यहाँ पे ऐसे एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू यहाँ पे जुड़ती है, ठीक है। अब शोल्डर जॉइंट देख लिया आप, इसको बोलते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर, ये जहाँ पे स्टर्नम के साथ अटैचमेंट रहता है, किसका किसका अटैचमेंट रहता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉलर बोन का, ठीक है। एक्रोमियल और क्लेविकुलर, जहाँ पे क्या रहता है आपका, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जस्ट ऊपर जो आपका शोल्डर ग्रेडल रहता है, वहां पे आके जुड़ती है कौन सी बोन, आपकी कॉलर बोन। ग्लेनो ह्यूमरल, ग्लेनो ह्यूमरल एक पर्टिकुलर पार्ट रहता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जस्ट ऊपर, ठीक है। स्कैपुलोथोरेसिक, जहाँ स्कैपुला आपका जो थोरेसिक केज रहता है, ठीक है, जो रिब केज रहता है उसमें जो थोरेसिक का रीजन रहता है, वहां पे जो उसके जस्ट पास में होता है, अटैचमेंट तो नहीं होता है, इनका मूवमेंट होता है, तो उस वाले पार्ट को बोलते हैं स्कैपुलोथोरेसिक, ठीक है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इनको थोड़ा सा और देख लीजिए, जिससे कि सारी चीजें जो है वो एकदम क्लियर आपकी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ कोई भी फिर शंका नहीं रहेगी आपको, जिससे कि कोई भी टेंशन का सामना करना पड़े, ठीक है। चलिए, कॉर्सियड प्रोसेस यहाँ पे होता है, ठीक है। कॉलर बोन को ही क्लेविकल बोन बोलते हैं, ये बात आप यहाँ समझ लीजिए। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जो है वो स्पेशली यहाँ पे दिखाया है क्लियरली बिल्कुल, तो इसमें आपको फिर कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अच्छा, स्टर्नम बोन का दूसरा नाम ब्रेस्ट बोन भी होता है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये पार्ट आप देख लीजिए खूब अच्छी तरह से, जिससे कि एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी लोकेशंस पूछ लेता है पिक्चर देके, और फिर आप लोग फिर कंफ्यूज होते हो। तो शोल्डर ब्लेड जो है ये पीछे का रीजन है, ये यहाँ पे इसीलिए इसने ग्रीन कलर में पीछे दिखाया है। एक्रोमियल टॉप शोल्डर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अभी हमने बताया था। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। शोल्डर सॉकेट, ये सॉकेट ये भीतर एक तरह से धसा हुआ भाग होता है, ताकि जो उठा हुआ बॉल टाइप का जो आउटर बॉल टाइप की जो साइड होती है किसकी, आपकी ह्यूमरस बोन की, वो उसमें फोटो फिट हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका बहुत अच्छी तरह से आर्म का मूवमेंट हो पाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू,
ठीक है, चलिए तो इतना सब क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब आपकी पेल्विक ग्रेडल रह गई थी, तो पेल्विक ग्रेडल जो है वो इसमें आप देख लीजिए, इसमें दो बोन होती हैं लेफ्ट और राइट साइड से। ठीक है, बढ़िया, क्योंकि जो लोअर लिम्ब होते हैं उसमें 60 बोन होती है और दो बोन ये पेल्विक ग्रेडल की जोड़ के कितनी हो जाती है 62। और वैसे ही वहां पे जो अपर लिम्ब की जो थी, अपर लिम्ब में भी मतलब टोटल तो वैसे 60 बोन ही होती है, क्योंकि अब उसमें क्या होता है, उसमें जो जो पेल्विक ग्रेडल होता है इसमें यहाँ दो बोन होती है, इसमें वहाँ शोल्डर ग्रेडल और स्कैपुला में दो दो बोन हो जाती है, तो वहाँ चार हो जाती है, इसलिए वहाँ पे अपर अपर में कितनी हो जाती है 64 बोन और लोअर लिम्ब में कितनी हो जाती है 62। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए बोन का कंपोजिशन क्या है, क्योंकि जब हमारा जो सिस्टम अभी आने वाला है, जो सिस्टम हमने पढ़ा है वो सारा का सारा सिस्टम किससे रिलेटेड है, बोन से। बोन से ही तो रिलेटेड है पूरा स्केलेटल सिस्टम। तो चलिए अब आप बोन को देख लीजिए, ताकि ये काफी डीपली ये नेट में मतलब ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं इनके ये, और बाकी जो स्टेट एग्जाम्स हैं या टीजीटी या टीजीटी वाले एग्जाम्स में तो बहुत ही कम चांस है कि इसको पूछा जाए, बट पीजीटी वाले एग्जाम में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 25% ऑर्गेनिक मैट्रिक्स उसमें होता है जिसको ऑस्ट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा 50% क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंटेंट, जिसमें मिनरल हो सकते हैं, साल्ट हो सकते हैं, और 25% वाटर। तो अगर आपसे इनऑर्गेनिक मिनरल कंटेंट पूछे या फिर आपको मिनरल साल्ट पूछ ले, तो दोनों का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, चलिए अब इसमें वेरियस पार्ट देख लीजिए। इस पिक्चर को मैंने स्पेशली इसमें इसलिए लगाया था जिससे कि आपको एक दूसरी चीज भी यहाँ पे अच्छी तरह से मैं दिखा पाऊँ। उसमें क्या था, ये देखिए हाइलाइन कार्टिलेज है। अच्छा, तो मैं इसको आपको ये भी बताना चाह रहा था कि ये जो हेड होते हैं, इन हेड पे ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये ब्लूइश टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, ये आपकी कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज क्या करती है, एक तरह से लुब्रिकेंट प्रोवाइड, लुब्रिकेंट टाइप का हो जाता है इससे, तो आपकी हड्डियां नहीं घिसती वहां पे। ठीक है, तो ये हेल्प करती है। दूसरा रेड बोन मैरो जो होता है, ये जो हेड वाला पोर्शन होता है उसी में रेड बोन मैरो होता है। जो मिडिल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हड्डियों के मिडिल पार्ट को बोला जाता है शाफ्ट। ठीक है, तो शाफ्ट वाले पार्ट में क्या होता है, शाफ्ट वाले पार्ट में इनर पार्ट में अगर जाओगे तो मैरो कैविटी जो होती है उसमें होता है येलो बोन मैरो। ठीक है, और पेरियोस्टेम क्या होती है, सबसे आउटर लेयर जो होती है इसकी पेरियोस्टेम बोलते हैं, बोन इम्पैक्ट बोन। ये मतलब क्या रहता है ये, अच्छा इसमें न्यूट्रिशन किसके थ्रू पहुंचता है, ये न्यूट्रिएंट फोरमैन है। ये देखिए ये रेड कलर की टाइप की इधर से इससे निकल रही है ना, यहाँ से। स्पॉन्जी बोन नीचे की साइड में होती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप बोन कंपोजिशन के बारे में समझ लीजिए। बाकी हम ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की बात अभी करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की बात जो है हमें करना क्यों जरूरी है, और ये सारी की सारी जो अभी हम बात कर रहे हैं ये रॉबिन्सन और सिंडरकॉम कोड 2018 में इसको एक्सप्लेन किया था इन लोगों ने। ठीक है, अब देखिए आप ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है क्या एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को और हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोइड। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि इसको ऑस्टियोइड भी बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 90% इसमें टाइप 1 कोलेजन फाइबर होता है। अच्छा, टाइप 1 कोलेजन फाइबर क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट कोलेजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट फॉर्म लार्ज स्नोफेलिक फाइबर known as the collagen fiber. Type 1 collagen, it is most abundant protein in all vertebrates. It assembles into the fibers that form the structural and mechanical scaffold. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल स्कैफोल्ड किसको बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करी जाएगी तो उसमें स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल स्कैफोल्ड बोला जाता है किसको, यही सारी चीजों को। कौन सी, चाहे आप बोन हो, आपकी स्किन, टेंडन, कोरोना, ब्लड वेसल्स, बॉल्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज, इन सबको क्या बोला जाता है, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड। एंड 10% कितना होता है, 90% तो क्या होता है टाइप 1, और 9 बाकी 10% proteins such as the glycoprotein, osteocalcin and protoglycin। ठीक है, इसको बर्ट एंड वर्ट ने 2017 में एक्सप्लेन किया था। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स विच हार्डन
through the deposit of the calcium and other minerals around the fibers. तो होता क्या है, फाइबर्स के अराउंड जो है वो अदर मिनरल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होके उनको और ज्यादा हार्ड बना देते हैं। ठीक है, चलिए मिनरल साल्ट की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या था, मिनरल और साल्ट कितना फॉर्म करता है ये 50%। are the first deposit between the gaps in the collision layers, and once these spaces are filled, mineral are accumulated around the collision fibers and crystallizing and causing tissues to be hardened. This process is called ossification. ये पूरा का पूरा मैंने जो है इसको सिर्फ मेरा यहाँ पढ़ाने का रीजन यही था मेरे प्यारे बच्चों कि मैं ये प्रोसेस जो है वो आपको समझा पाऊँ ऑसिफिकेशन का। ठीक है, तो ऑसिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ऑसिफिकेशन के प्रोसेस में बेसिकली ये होता है कि जिसमें आपकी बोन जो होती है वो हार्ड होती है और उसकी बोन की जो डेंसिटी होती है, तो कैल्शियम का जब डिपोजिशन होता है तो डिपोजिशन की वजह से क्या होता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है आपकी बोन जो है वो हार्ड और ज्यादा हार्ड होती जाती है। द हार्डनेस ऑफ द बोन डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द मिनरल्स इज अवेलेबल इन आवर बॉडी। हाइड्रोएपेटाइट्स is one of the main mineral present in the bone. इसको आप एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इसको आप याद रखिए, हाइड्रोजेपेटाइट। ठीक है, तो ये मिनरल जो होता है वन ऑफ द मेन मिनरल प्रेजेंट इन द बोन। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे बोन के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने बात की जो प्रीफेस था, जो इंट्रोडक्शन था, वो इंट्रोडक्शन हमने अच्छी तरह से जानने की कोशिश की कि एक्चुअली में जो आपका स्केलेटल सिस्टम है वो है क्या, मतलब फिर हमने थोड़ा सा और जब हम आगे बढ़े थे तब हमने स्केलेटल सिस्टम के थोड़े थोड़े वर्क्स को जानने की कोशिश करी थी। ठीक है, फिर हमने स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया कि स्केलेटल सिस्टम में कितनी कितनी बोन्स आती हैं उनकी बात करी। अब जब बोन्स की बात हो गई तो हम बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और देख लें। ठीक है, फिर बोन्स के टाइप की बात करेंगे। हाँ बेटा, ये क्लास, हाँ क्लास थोड़ी लंबी होगी। क्लास इसलिए लंबी होगी कि मैं नहीं चाहता कि ढेर सारी क्लासेस होती रहें, बहुत सारी क्लासेस होती रहें और फिर मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब कम टाइम में आपका सिलेबस जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो और आपको चीजें मतलब समझ में आए बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, बोन्स आर्किटेक्चर इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ बोन टिश्यूज। ठीक है, और वो बोन टिश्यूज कौन से होते हैं, कॉर्टिकल बोन और दूसरा कैंसिलस बोन। ठीक है, अब कॉर्टिकल बोन क्या होती है उसको आप समझ लीजिए। कॉर्टिकल बोन इज आल्सो कॉल्ड द इम्पैक्ट बोन। दिस डेंस आउटर लेयर प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द इनर calcareous structures and cortical bone comprise 3 elements। मतलब जो बोन आपकी रहती है, ये नहीं है कि बोन सिर्फ आपको जो दिखाई दे रही है बस टोटल बोन ठोस वही है, इसकी भी कई एक लेयर्स होती हैं और वो 3 जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स उसमें हैं जो कॉर्टिकल बोन में है। उन 3 एलिमेंट की हम बात करेंगे। उसमें क्या है, पेरियोस्टेम है जो पहले फिगर में अब हमने दिखाया था, जो पिछली वाले अभी जो फिगर हम बात कर रहे थे इसलिए मैंने मेंशन किया यहाँ पे, इंट्रा कॉर्टिकल एरिया और एंडोस्टम। ठीक है, इन सब चीजों की अभी हम बात करेंगे। तो पेरियोस्टेम क्या है, पेरियोस्टेम इज ए टफ फाइब्रस आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, टफ fibrous or outer member. It is highly vesicular and almost completely covered to the bone except surface that form joints. जो जॉइंट की एरिया को छोड़ के बाकी सारी एरिया को ये कवर करती है। ठीक है, these are covered by the hyaline cartilage. ठीक है, the tendons and the ligament attach to the outer layer of periostem, whereas the inner layer contains osteoblast. ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, ये एक सेल होती है, एक विशेष प्रकार की सेल होती है। देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ द सेल दैट फॉर्म बोन, जो बोन को बनाती हैं उनको हम ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। एंड द ऑस्टियोब्लास्ट एक बात होती है और एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन रीस्टोरिंग का काम करती है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों चीजें आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक क्या करती है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, बोन को फॉर्म करती है। ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, बोन को रिस्टोरिंग करती है। जैसे अगर बाई चांस आपको चोट लग गई
ठीक है। अब चोट लगने के बाद क्या होगा, चोट लगने के बाद फिर तो आपको हील करना है ना, तो हील करने के लिए जो पूरी चाहिए आपको जितना भी प्रोसेस, उस सारे प्रोसेस को सपोर्ट क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ये चीज एक सिंपल सी चीज थी, वो आपको समझ में आ गई होगी अब। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन रीमोल्डिंग। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि जो मोल्डिंग होती है बोन की, ठीक है, उसमें क्या रहता है, एक उस तरह से हो जाता है कि जैसे आपने कोई फेविकॉल लगा दिया इधर उधर से। कभी आपने, हो सकता है कि जो जिसके अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ हो और किसी ने प्री और पोस्ट जो एक्सरे है उसको देखा हो, तो आपको ये चीज साफ जो है वो दिख जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब कैलेसियस बोन को देख लेते हैं। ठीक है, कॉर्टिकल को हमने देख लिया, अब हम कैलेसियस को देखेंगे। कैलेसियस क्या कहते हैं, इज द नोन ऑफ स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन मैंने पार्ट जब दिखाया था आपको कि जब बोन को इस तरह से हम बना रहे थे, ठीक है, तो निचला वाला पार्ट जो था वो क्या था, स्पॉन्जी बोन था। ठीक है, वहां फिगर नंबर 1 में दिखाया था मैंने आपको। तो कैल्सियस बोन, अच्छा चलिए फिर दोबारा से दिखा रहे हैं, चलिए फिर दोबारा से देख लीजिए। इसमें दिख रहा है आपको कॉम्पैक्ट बोन, पेरियोस्टेम, ये रहा पूरा पार्ट। ठीक है, और जो हाइलाइन कार्टिलेज आपको बताई थी, वो हाइलाइन कार्टिलेज, अभी फिर दोबारा से मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। अभी देखिए, ये देखिए, जो आपका हाइलाइन कार्टिलेज है वो इस एरिया में है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऊपर की साइड में। और जो आपका येलो बोन मैरो इसके अंदर आएगा, लेकिन पेरियोस्टेम की बात कहाँ से कहाँ तक होगी, मिडिल शाफ्ट में, बीच में बिल्कुल। ठीक है, और कॉम्पैक्ट बोन की बात करें या स्पॉन्जी बोन, ठीक है, ये साइड जो क्या है वो स्पॉन्जी बोन की है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी इतनी चीज। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आउट कैलकेरियस बोन इज फाउंड इन द आउटर आउटर कॉर्टिकल लेयर। ठीक है, तो जो इनर कॉर्टिकल लेयर होती है, उसमें जब आप जाएंगे तो वेरियस काइंड्स ऑफ द प्रोडक्ट जस्ट लाइक एज द आपका रेड बोन मैरो या फिर येलो बोन मैरो मिलेगा वेरियस पार्ट्स पे। ठीक है, तो दिस इज फॉर्म टू द लेमेली अरेंज टू द इनरेगुलर lattice structure of the tubercles, which gives a honeycomb appearance, and the large gaps between the tubercles helps to make the bones lighter and so easier to mobilize. ठीक है, अगर क्या होगा, इस तरह का अगर ट्यूबिकल्स वाला स्ट्रक्चर नहीं हो, पोरस स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आपकी बोन क्या हो जाएंगे, ठोस होंगे, और ठोस बोन्स को हमें इतना ज्यादा वेट हो जाएगा फिर हमारा कि हमें मोबिलाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हाँ बेटा, बहुत ज्यादा अभी बचा नहीं है, अब नहीं बचा है बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी से खत्म भी करेंगे अब। ठीक है, चलिए चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स। ठीक है, जी जी ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बोन्स ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, इस पे बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ बोन्स और फिर जल्दी से इसको खत्म करेंगे। ठीक है, अभी सबको खाना भी खाना है। चलिए चलिए, टाइप्स ऑफ बोन्स में बात करते हैं। लॉन्ग बोन्स, लंबी बोन्स, ठीक है, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन। फाइनली एक टाइप और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिज्मोइड बोन। तो जैसे कि ये सारी की सारी चीजें आपको देख रही हैं, ये किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ये डिवाइड किया गया है बोन्स को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। चाहे वो लॉन्ग बोन, तो आप वर्ड से समझ सकते हैं, लॉन्ग बोन की बात करें, शॉर्ट बोन की बात करें, फ्लैट बोन्स की बात करें, रेगुलर बोन्स की बात करें, और वेदर वी टॉक अबाउट सिज्मोइड बोन। चलिए, तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट जो बोन्स हैं, अब उन सारी बोन्स को धीमे धीमे जान लेते हैं, तो और ज़्यादा अच्छी तरह से हम इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं पीछे से एक ही क्लास में सारे हो जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है, सारा चीज़ याद रहेगी तो आपको मतलब इंटरकनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए बहुत अच्छे, अभी चलते हैं, देखते हैं आप टाइप्स ऑफ बोन। मैंने इतना ज़्यादा फिगर लगाए हुए हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्या रहे, एकदम क्लियर रहे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, हाँ हाँ बेटा, चलिए अब ये फ्लैट बोन। ठीक है, अभी देखिए फ्लैट टाइप आपको दिख रही है कि नहीं, फ्लैट बोन। अभी तो सिर्फ ये ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, अभी एक्चुअल चीजें अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है ना, ये तो सिर्फ मतलब अभी टाइप्स ऑफ बोन का ट्रेलर देखो, अभी पिक्चर बाकी है पीछे। ठीक है, तो लॉन्ग बोन, अभी आप देखिए इसकी लंबाई, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से ज्यादा है ना, तो ये लॉन्ग बोन होगी। फ्लैट मतलब ये फ्लैटर है, ये ज्यादा वो नहीं है, मतलब चौड़ी नहीं है।
और लेंथ है, और थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है, लेंथ और विड्थ भी। अब इर्रेगुलर बोन, अभी देखिए इसमें कोई रेगुलरिटी है क्या? ये इधर जा रहा है, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, मतलब देखो आप, मतलब इजीली आप समझ सकते हो, ठीक है। अब पटेला पे आ जाइए आप, सिस्मोइड बोन इसको बोलते हैं, गोल गोल जो है। शॉर्ट बोन मतलब छोटी छोटी, अभी देखो कितना छोटी सी जगह में इतनी सारी बोन हो जाती है, ठीक है, बहुत छोटी वाली बोन है, इसलिए इनको शॉर्ट बोन बोला जाता है। बाकी आप यहाँ देखिए, देखिए खोपड़ी है, खोपड़ी को देखेंगे नीचे से तो आपको देखो एकदम फ्लैट दिख रहा है कि नहीं। शॉर्ट बोन यही आपकी हाथों की जो कार्पल, मेटाकार्पल की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको ये देखेंगे। सिस्मोइड ये क्या है? ये आपकी पटेला बोन है, जो आपकी कहाँ पे होती है? नी पे होती है। ये इर्रेगुलर बोन है, क्या है? आपकी पेल्विक क्रेडल, ठीक है। और ये लॉन्ग बोन, ये या तो आपकी या तो क्या आपकी ये हिमरी है, ठीक है, और फीमर भी होती है लॉन्ग बोन में, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके इनको समझेंगे, ठीक है, तो एक एक करके आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे और कोई कंफ्यूजन आपको रहेगा। लॉन्ग बोन टिपिकली लॉन्गर देन दे आर वाइड, ठीक है। टिपिकली एक बात समझ लीजिए कि लॉन्ग बोन जो होती है वो लंबी ज्यादा होती है, चौड़ी नहीं होती ज्यादा, ठीक है। सच एज कौन कौन सी बोन इसमें आती है? हेमरस आती है इसमें, ठीक है, रेडियस हो गई, टीबिया, फीमर, अल्ना, ये सारी की सारी बोन जो है वो इसी पे आएंगी। दे कंप्राइज अ डायप्सिस, मतलब साफ्ट, जो मैंने आपको बताया था, जो मिडिल पार्ट होता है। जैसे ये बोन है, तो आप यहाँ से ये समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो रहेगा, बीच बीच वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा शाफ्ट, जिसको क्या बोलते हैं? डायप्सिस। एपिप्सिस एट द डिस्टल एंड प्रोक्सिमल एंड्स, ठीक है, डिस्टल और प्रोक्सिमल एंड, ये वाला पार्ट यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो डिस्टल और प्रोक्सिमल एंड को हम क्या बोलते हैं? एपिप्सिस। जॉइनिंग एट द मेटाप्सिस, मतलब जहां जुड़ के कोई चीज अगली बनती है, नेक्स्ट अगर बनेगी, तो आप समझ लीजिए वो मेटा वाला प्रोसेस होता है, ठीक है, मेटाप्सिस। In growing bone, this is the site where the growth occurs and is also known as the apical growth plate. The most long bone are located into the appendicular skeletal system, function as the lever produce movement. ये बात आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, कि ज्यादातर लॉन्ग बोन जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? सो मोस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स लोकेटेड इनटू द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसमें ज्यादातर लॉन्ग बोन पाई जाती है, ठीक है। देखिए उन लॉन्ग बोन्स में क्या है, आप चाहे इसमें इधर देखिए हीमर की बात करें, रेडियस अल्ना की बात करें, टीबिया फैबुला की बात करेंगे आप, ठीक है, नहीं पटेला नहीं आएगा इसमें, तो आप इसकी बात करें, चाहे फीमर की बात करें, तो ये सारी की सारी क्या है? ये लंबी बोन है। क्लैविकल बोन्स की बात करें तो वो भी आपकी क्या है? लंबी लंबी बोन्स है सारी की सारी। अब शॉर्ट बोन की बात आएगी, तो शॉर्ट बोन में आप देखिए, शॉर्ट बोन में क्या है? शॉर्ट बोन है स्मॉल एंड रफली क्यूब्ड शेप, ठीक है, क्यूब टाइप की शेप हो जाए, स्मॉल छोटी हो और क्यूब टाइप की शेप। दीज कंटेन कैल्सियस बोन विच थिन आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टिकल बोन। कैंसिलस बोन अभी मैंने आपको बताई थी, कॉर्टिकल बोन अभी मैंने आपको बताई थी, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। सच एज द बोन्स इन द हैंड, टार्सल बोन्स इन द फीट, ठीक है। कौन कौन सी बोन? कार्पल बोन्स हाथ में, और टार्सल बोन किसमें? टंगों में। अभी आप देख लीजिए, ये टार्सल की बात हो रही है, ये किसकी बात कर रहे हैं इसमें? टार्सल और कार्पल, इन दोनों चीजों को आप समझ लीजिए। ये जो आपका इतने पार्ट में जो दिखा रहे हैं, ये हो गई आपकी, और कार्पल ये आपकी हो गई, ठीक है। तो ये शॉर्ट बोन्स हो गई आपकी, क्या होती हैं? छोटी छोटी बोन, रफली क्यूब टाइप की अगर हो जाए, जैसे आपके पीसेस समझ लीजिए, आइस पीस, जैसे आप शराब और आपके लिए आपने आइस क्यूब्स देखे होंगे, उस टाइप की हल्की हल्की, पर वो रेगुलर्स नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए बेहतरीन, आगे चलते हैं, फ्लैट बोन को देखेंगे, ठीक है।
तो फ्लैट बोन क्या है? थिन एंड यूजुअली स्लाइटली कर्व्ड एंड टिपिकली कंटेनिंग टू द थिन लेयर ऑफ द कैंसिलस एंड सराउंडेड बाय द कॉर्टिकल बोन। कैंसिलस बोन क्या होती है? इसमें ज्यादा पार्ट होता है कैंसिलस बोन का, और सराउंड किससे होती है? कॉर्टिकल बोन से। जैसे एग्जांपल में क्या आएंगे? स्कल, रिब्स आपकी हो गई, स्कैपुला आपका हो गया, स्टर्नम इसी में आएगी आपकी फ्लैट बोन में। ठीक है, तो ये सारी बोन्स क्या हो जाएंगी? फ्लैट बोन हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए फ्लैट बोन को, और मैं अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ। ये कलर्स में तो दिख ही रहा है। ये आप देखिए आपकी खोपड़ी, ठीक है, स्कल बोन को आप देख लीजिए ये। बाकी मैंने अभी आपको बताया था स्टर्नम आपकी हो गई, ठीक है, ये आपकी स्कैपुला वाली बोन हो गई, और दूसरी ये आपकी रिब्स हो गई फ्लैट। ठीक है, इसमें कोई समस्या? आई होप दैट कि अभी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो फ्लैट बोन्स कहाँ कहाँ पे होती हैं ये आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, दूसरा लॉन्ग बोन कहाँ थी वो हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे आगे इर्रेगुलर बोन की। इर्रेगुलर बोन के बारे में आई होप दैट कि आप लोग पहले से जानते हैं काफी, क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं अभी कुछ देर पहले इसकी। द बोन्स डू नॉट फिट इन अदर categories because they have a range of different characteristics. They are formed calcareous bone with an outer layer of a cortical bone. अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था कि आउटर लेयर और जो कैल्केस बोन थी वो इतना ज्यादा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम डिफरेंट थी इससे। इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दे फॉर्म्ड ऑफ कैल्केरियस बोन विद द आउटर लेयर ऑफ कॉर्टिकल बोन। अब तक क्या हो रहा था? अब तक की जितनी भी बोन थी उन सब में जो कॉर्टिकल थी वो आउटर लेयर बना रही थी, कैल्केरियस बोन जो थी वो इनसाइड में थी। ठीक है, यहाँ उल्टा हो रहा है एकदम। तो ये इरेगुलर, पहले तो ये इनकी शेप जो है वो रेगुलर नहीं होती। ठीक है, अभी आप इसमें देखिए। और दूसरा कॉर्टिकल और कैल्सियस बोन जो होती है, उन कैल्सियस टाइप जो बोन होती है उसका मैटर भी इसमें क्या होता है? डिफरेंट होता है एकदम। तो ये जो बोन होती है किसकी? वर्टिब्रा की जितनी बोन होंगी वो। दूसरा ये सैक्रम वर्टिब्रा की, ये देखिए पेल्विक बोन भी इरेगुलर बोन में आती है। तो मैंने उसका फिगर यहाँ पर लगा नहीं पाया, तो आप पेल्विक बोन को वहां से आप पेल्विक ग्रेडल को देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वहां से आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने पहले जहाँ पेल्विक आपको दिखाई दी ना बोन, वहां से आप देख लीजिएगा। पेल्विक बेसिकली कितनी बोन होती है? 2 बोन होती है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो आप छट से बता दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़िया। दूसरा सिस्मोइड बोन। अब इसमें टाइम खराब नहीं कर रहे ज्यादा। पटेला जो होता है वो आपकी सिस्मोइड बोन में आता है, मतलब गोल गोल बोन होती है आपकी। द राउंड और द ओवल द पटेला विच डेवलप्स इन द टेंडन्स, राइट। इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रही है, अकेली बोन है तो आपको मतलब कोई कंफ्यूजन इसमें होगी नहीं। चलिए अब फंक्शंस ऑफ बोन देख लेते हैं। बहुत जल्दी से इनको करेंगे क्योंकि हमने सारी चीजें हमने पहले ही अभी उनको रिवीजन करते आ रहे हैं अभी से, तो इनको ज्यादा समझने में टाइम लगेगा नहीं बिल्कुल भी। तो फंक्शन ऑफ द बोन्स एज बी कंट्रीब्यूटिंग टू द body overall shape, the skeletal system has several key functions including support and movement. दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन, मिनरल होमियोस्टेसिस, ब्लड सेल फॉर्मेशन और ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज। तो फंक्शंस ऑफ जो बोन है, बोन के इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। उसके बाद छोटे छोटे आप फंक्शंस से आप गिनोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द बोन टू whom the bone deal with, and we need to focus to study all these functions because these functions give us the real importance of bones, right? So in the next slide, okay, we will look here that how it supports to the movement, right? Yeah, very nice, very nice. The bone are the site of attachment of ligament. ठीक है, बोन्स होती हैं वो साइट्स होती हैं किसकी? लिगामेंट्स की, टेंडन्स की, प्रोवाइडिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क। तो स्केलेटल फ्रेमवर्क जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो कौन करते हैं? लिगामेंट्स और टेंडन्स। किसके साथ मिलके? बोन्स के साथ मिलके। दैट कैन प्रोड्यूस द मूवमेंट। अगर आपके लिगामेंट नहीं होंगे तो बोन एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तो मूवमेंट होगा ही नहीं।
क्योंकि अभी होगा देखा आपके पास, जब लिगामेंट से आपकी बोन, आपने देखा होगा किसी का लिगामेंट अगर टीयर हो जाता है तो उसको चलने में परेशानी होती है फिर, ठीक है ना, क्योंकि बोन जो है जैसे आपके एसीएल लिगामेंट जो होता है वो आपके मूवमेंट, जो आपके नी पे अगर अगर टूट गया वो एसीएल लिगामेंट, तो फिर आप जैसे कुछ काम गेम हो गए लाइक फुटबॉल आप नहीं खेल सकते, बैडमिंटन आप नहीं खेल पाएंगे। तो इस, क्योंकि मूवमेंट इतना क्विक नहीं होता, तो एक्चुअली ये लिगामेंट और टेंडन्स क्या करते हैं, बोन्स के साथ मिलके ये आप हमको मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, राइट, दैट कैन प्रोड्यूस द मूवमेंट थ्रू द कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ लीवर्स। अच्छा, लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं, एज ए लीवर वर्क करती हैं, ऐसे जब हम अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले ही, तो हमें ये बात पूरी तरह से पता चली थी, ठीक है। मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट, द बोन एक्ट एज ए लीवर्स व्हाइल द मसल जनरेट द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि वेरियस कंपोनेंट्स याद रखने हैं आपको, कि कौन कौन से कंपोनेंट हेल्प कर रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट कैसे वर्क कर रहे हैं, जैसे all the components along with the bones, they are acting like a lever to generate the force for the movement of the bone, right। चलिए बेहतरीन, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। the bone provide the protective boundaries for the soft organs like cranium around the brain, vertebral column surrounding the spinal cord, or rib cage containing the heart and lungs, and the pelvic protecting our यूरोजेनिटल ऑर्गन। तो ये सारे ऑर्गन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा वाइटल ऑर्गन हैं। इन ऑर्गन्स पे अगर जोर से भी थोड़ी सी भी चोट लगती है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। तो जो आप हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करता है, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इन सारे चीजों के हार्मफुल या फिर मतलब हार्डनेस से बचाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मिनरल होमियोस्टेसिस। अब एक्चुअली होता क्या है, मिनरल होमियोस्टेसिस में आप देखेंगे जो बोन्स हैं एक तरह से रिजर्वायर का काम करती हैं, जिसमें क्या है कि 99% ऑफ द बॉडी कैल्शियम और 85% ऑफ फॉस्फेट एंड 50% ऑफ इट्स मैग्नीशियम, ये सारा का सारा कहाँ स्टोर रहता है, ये रहता है आपका बोन्स में। दे आर द एसेंशियल मेंटेनिंग टू द होमियोस्टेसिस of the minerals in the blood, with the minerals stored into the bone are released in responsive to the body demands, which levels maintaining to the regulate and hormones such as the parathyroid hormone। तो ये सारी चीजें को मोस्टली डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है, पैराथायराइड हार्मोन। और होता क्या है कि जैसे आपने कुछ मिनरल्स लिए हुए हैं, ठीक है, तो उन मिनरल्स का खाना बहुत दिन तक नहीं लिया तो हमारे बॉडी में जो स्टोर हाउस रहता है हमारा जो बोन्स में, वहां से फिर ये ब्लड स्ट्रीम में मिलके उस पर्टिकुलर पार्ट पे क्या करते हैं, उसकी पूर्ति कर देते हैं, ठीक है। तो मिनरल क्या करते हैं, मिनरल होमियोस्टेसिस में भी जो बोन है हमारी वो हेल्प करती है। ब्लड सेल फॉर्मेशन, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि ब्लड सेल फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से होती है। होम्योपोइटिक स्टेम सेल जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं किसमें, बोन मैरो में। और बेबी जो जन्म लेते हैं पहले उसमें, तो उनमें क्या होता है, रेड बोन मैरो बहुत ज्यादा होता है, जो बाद में रिप्लेस होता है किससे, येलो बोन मैरो से, ठीक है। जो एर्थोपोइटिन होती है उससे रिप्लेस और स्टूमुलेट किससे होता है, एरेथ्रोसाइट से। और बाद में ये एडल्ट में जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली जो 21 की अगर एज देखी जाए तो 21 की एज में आपको सीधे सीधे अलग अलग डिफरेंस मिल जाएगा। अगर आप एक बच्चे की, जो मैंने अभी फिगर आपको पहले ही दिखाई थी कि एक बच्चा है जो कितने का, लेस देन 1 ईयर ओल्ड है, तो उसकी एंटायर बॉडी में, एंटायर जो बॉडी की जो क्या है आपकी जो बोन्स हैं, उन बोन्स में क्या मिलता है आपको, रेड बोन मैरो। लेकिन जब आप एडल्ट की बॉडी स्केलेटल देखेंगे 21 ईयर ओल्ड, तो वहां आपकी जो लॉन्ग बोन्स हैं बेसिकली, उन लॉन्ग बोन्स में आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा येलो बोन मैरो। क्योंकि येलो बोन मैरो जो होता है वो फैट का मतलब स्टोर हाउस भी कह सकते हो, फैट की स्टोरेज भी करता है, ठीक है। चलिए, तो ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज जिसकी हम बात कर रहे थे, येलो बोन मैरो फिगर 1 में हमने दिखाया था, एक्ट एज ए पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व्स फॉर द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज amount of the adipose tissues which is stored triglyceride, a type of lipid that occurs naturally into the blood, ठीक है। ये ट्रोटा एंड डायरेक्शन
ने 2009 में इस चीज को एक्सप्लेन किया था। चलिए, मैंने सोचा था कि क्लास को यहीं तक रखेंगे हम, तो इसलिए मैंने इसको एंड लगाया था यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा हमें करनी चाहिए, तो आज ही थोड़ी सी और बची है, इस क्लास को हम ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो चलिए थोड़ा सा और है, उसको देखते हैं फिर ख़त्म ही कर देते हैं इसको, है ना। चलिए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। Which of the function of a skeletal system would be spatially important if you are in a car accident? अगर आपको कार एक्सीडेंट होता है तो कार एक्सीडेंट में कौन सा इनमें से सिस्टम है जो क्या करेगा आपको, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? फैट स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। चलिए 5 सेकेंड है आपके पास, आप जल्दी से आंसर टिक कीजिए, फिर हम मूव करते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए, अगर किसी को कार एक्सीडेंट होता है तो उस कार एक्सीडेंट में सबसे महत्वपूर्ण उसका जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होगा, इन सारे जो फ्रेजेस लिखे हुए हैं उनमें से किस में आपको सपोर्ट करेगा? जल्दी से बताएं फटाफट। फास्ट स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। अभी तो क्लास की है, जल्दी से आंसर करो। चलिए, तो इसमें क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसा कि हम पढ़ रहे थे। तो एक्सीडेंट के टाइम में जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो बहुत ही नाजुक टाइप के ऑर्गन है, चाहे हमारे हार्ट की बात करी जाए, हमारे माइंड की बात करी जाए, ठीक है, ब्रेन की, इसीलिए अभी आप देखो कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें जो आपका हेलमेट है वो क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो ब्रेन काफी जो एकदम सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है पूरे सबको, वो सुरक्षित रहना चाहिए। और अगर आप देखते हैं कि ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें हेड इंजरी की वजह से ही लोगों को डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा उससे बढ़ती हुई, या फिर उसका ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है सारे एक्सीडेंटल केसेस में, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इसमें आएगा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। बोन ओएसिस टिश्यूज कैन बी डिस्क्राइब दैट अ डेड calcified tissues, a special type of cartilage, a dense hard connective tissues responsible for the blood cell production। जल्दी से आप आंसर करें फटाफट, 5 सेकंड के बाद हम फिर इसको करेंगे। बोन ओसिस, इसको तो मैंने काफी बार गोल गोल करके आपको बताया बेटा। इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए तो रखा हुआ है, नहीं तो किस लिए, वैसे ही अभी टाइम पास के लिए। चलिए चलिए जल्दी करें जल्दी। हाँ, तो ये क्या है, ये डेंस और हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज है, इसके बारे में हमने पहले ही बताया था, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विदाउट रेड बोन मैरो द बोन्स वुड नॉट बी एबल टू, मतलब अगर रेड बोन मैरो अगर आपका नहीं होगा तो बोन जो है वो क्या मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे? स्टोरेज फॉस्फेट का नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट व्हेन पुल बाय मसल्स, मेक ब्लड सेल और स्टोर कैल्शियम। तो इनमें से जल्दी से बताएं आप। अरे मैंने भी तो खाना नहीं खाया अभी, चलें चलें करें जल्दी। हाँ शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी करें करें आंसर करें। स्टोर फॉस्फेट, मूवमेंट पुल, ठीक है, ब्लड सेल नहीं बनेंगे या कैल्शियम को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जब हम बोन मैरो की बात कर रहे थे तो दो बोन मैरो में हमने डिवाइड किया था, किसमें? रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो का काम क्या था? वो ब्लड सेल को मेक कर रहा था। अगर रेड बोन मैरो नहीं रहेगा तो हमारी रेड ब्लड सेल मतलब हमारा ब्लड नहीं बनेगा, राइट। क्या हो जाएगा? सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। द येलो बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन, point of attachment of the muscles, an area of fat storage, hard portion of bone। जल्दी से करें, अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा मैं आपको, अभी तो एक्सप्लेन किया है, जल्दी से आप आंसर करें। अभी आप इसका सही आंसर नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं फिर क्लास करने का, क्या फायदा ऐसी क्लास का। चलिए चलिए, हाँ बढ़िया, चलिए चलिए चलिए, सबका आंसर अच्छा आ रहा है, बढ़िया। चलिए, तो क्या होगा, येलो बोन मैरो फैट स्टोरेज को करता है, ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्मूथ सरफेस फॉर द मूवमेंट। चलिए,
तो ये सीधी सीधी बात है, इसमें कार्टिलेज इसका आंसर है। तो क्या इसमें टाइम खराब करो, सब हर कोई इसको सही कर देगा। कार्टिलेज करती क्या है, एक तरह से मेम्ब्रेन होती है जो जो हेड की एरिया होती है, ठीक है, उसमें आपके प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट पे ये लगी रहती है, जिससे कि मूवमेंट में आसानी हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, जब मूवमेंट ज्यादा होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। स्केलेटल सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, स्केलेटल सिस्टम किस चीज को इंक्लूड नहीं करता है, बोन को, कार्टिलेज को, लिगामेंट को, या फिर मसल्स को। चलिए, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको। चलिए चलिए करें फटाफट, जल्दी से आंसर करें इसका। चलिए ठीक। तो एक्चुअली क्या होगा इसमें, ये, हाँ, ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम नहीं है। हाँ, स्केलेटल सिस्टम में मसल्स नहीं आती हैं, ठीक है। चलिए, तो डी आंसर सही हो जाएगा इसका। अब एक और क्वेश्चन है बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने खूब दिया हुआ है। ये इसलिए दिया है ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से चीज समझ में आ जाए। व्हाट इफ नो बोन मैरो, क्या होगा अगर जो है बोन मैरो नहीं हो, कौन सा वाला, रेड बोन मैरो नहीं, ठीक है। तो विदाउट रेड बोन मैरो यू वुडंट बी एबल टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल, तो आपके अंदर खून ही नहीं बनेगा पहले तो। सबसे पहले रेड बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ऑफ द रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड एज वेल एज द प्लेटलेट्स, ये तीनों चारों चीजें आपकी फॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरा, रेड ब्लड सेल क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन, और जब रेड ब्लड सेल बनेंगे ही नहीं, एंड रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, विदाउट रेड ब्लड सेल your tissues would not be able to produce the ATP using oxygen, while the oxygen cell play an important immune system fighting against the foreign invaders, and without white blood cells you wouldn't be able to recover from infection, ठीक है। तो आपकी चाहे, चूंकि ब्लड सेल्स में ही सारी चीजें होती हैं आपकी, जब ब्लड सेल नहीं बचेंगे तो इन सारी चीजों से हम कैसे लड़ेंगे। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू क्लॉट, अब खून का थक्का जमाने के लिए क्या चाहिए होती है हमें, प्लेटलेट्स, लेकिन प्लेटलेट्स तो बनेंगे नहीं अगर रेड ब्लड नहीं होगा तो। दूसरी क्या है, कैल्शियम ओसिस टिश्यूज प्रोवाइड द मिनरल ट्रांसपोर्टेशन टू द बोन, विदाउट दिस कैल्शियम द बोन आर नॉट रिजिड, ठीक है। जब बोन रिजिड ही नहीं होंगी तो कैन नॉट बी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको आप समझें पूरी तरह से, यहाँ किसकी बात हो रही है, अगर ये कह रहा है सपोज दैट ओसिस टिश्यूज जो है वो कुडंट स्टोर द कैल्शियम, कैल्शियम को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट फंक्शन वुड बी योर बॉडी नॉट एबल टू परफॉर्म, तो आपकी बॉडी जो है वो कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो कैल्शियम नहीं होगा तो हम अपनी बॉडी को सपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही हमारी स्ट्रेंथन आती है किसमें, हाँ, बोन्स में, ठीक है। तो कैल्शियम इज द ओएसिस टिश्यूज इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू स्टोर द साइट दैट कैन रिलीज द कैल्शियम व्हेन नीडेड। बढ़िया, बहुत अच्छे। अदर ऑर्गन सिस्टम आर रियली दिस, द कैल्शियम इज फॉर एक्शंस, मसल कंट्रैक्शन एंड न्यूरल सिग्नलिंग। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझिए आप। अगर कैल्शियम नहीं रहेगा हमारी बॉडी में सही तरह से, या होमियोस्टेसिस नहीं रहेगी कैल्शियम की, तो उसकी वजह से मसल कंट्रैक्शन अच्छे से नहीं होगा। मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मसल क्रैम्प वगैरह आपको आएंगे, आपकी मसल जो है वो ठीक से वर्क ही नहीं करेंगी। दूसरा, मतलब न्यूरल सिग्नलिंग नहीं होगी, अगर सिग्नल नहीं न्यूरॉन पहुंचाएंगे सही तरह से तो आप वर्क कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाता है सिट डाउन और आपका नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप तो सिट डाउन की जगह बैठ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो भी आपका डगमग हो जाएगा, मतलब कुल मिला के आपका कंट्रोल नहीं रहेगा आपके अपने ऊपर। तो विदाउट कैल्शियम स्टोरेज द ब्लड कैल्शियम लेवल चेंज ड्रामेटिकली एंड अफेक्ट द मसल कंट्रैक्शन एंड न्यूरल सिग्नल, ठीक। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आई होप दैट कि जितना पढ़ा हुआ है इसमें आप इसको खत्म कर लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज की क्लास में रह गया है वो सारा का सारा हम खत्म कर देंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।